हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं माया वर्मा आज आपको कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 4 ऊष्मा के भाग 2 में आपको ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके बताऊंगी। इससे पहले भाग 1 में हमने देखा ऊष्मा और तापमापी के बारे में। आइए अब देखते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीकों के बारे में। बच्चों, आपने अपने घरों में देखा होगा जब हम खाना बनाने के लिए कोई बर्तन लेते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र में हमने तवा लिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि वह बर्तन सामान्य होता है, हम उसे आसानी से हाथ लगा पा रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको कुछ देर ज्वाला पे रखते हैं या फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो कुछ देर बाद वह गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऊष्मा के कारण। ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है और उसे गर्म कर देती है। वहीं अगर हम उस बर्तन को फ्लेम से हटा देते हैं तो थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा बर्तन से परिवेश या वातावरण की ओर चली गई या स्थानांतरित हो गई। बच्चों, तो दोनों स्थितियों में हमने यह देखा कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाह कर रही है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आइए अब जानते हैं बच्चों ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके। उससे पहले हम दो बातों के बारे में जान लें तो बहुत अच्छा होगा। वह है ऊष्मा के चालक और कुचालक के बारे में। ऊष्मा के चालक क्या होते हैं बच्चों? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा या कोई भी धातु, क्योंकि हमने पढ़ा था कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के चालक होते हैं। तो बच्चों, ऊष्मा के चालक वे पदार्थ हुए जो अपने अंदर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं। आसानी से जाने देते हैं मतलब अगर हम ऊष्मा के चालक को एक सिरे से गर्म करना शुरू करें तो दूसरे सिरे तक अपने आप ऊष्मा क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा के चालक कहते हैं। वहीं ऊष्मा के कुचालक क्या होते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक आदि। आपने बच्चों देखा भी होगा जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें प्लास्टिक के हैंडल होते हैं, लकड़ी के हैंडल होते हैं, तवे पे लकड़ी का हैंडल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? ऊष्मा के रोधी होते हैं। यह अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाह होने नहीं देते और जल्दी गर्म नहीं होते हैं या बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग बर्तनों में हैंडल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है बच्चों चालक और कुचालक के बारे में आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों देखते हैं ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके। बच्चों, ऊष्मा 3 प्रकार से स्थानांतरित होती है: चालन या कंडक्शन द्वारा, संवहन या कन्वेक्शन द्वारा, विकिरण या रेडिएशन द्वारा। आइए अब इनको एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले आता है चालन। चालन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है। अब बच्चों चालन को समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम किसी धातु की कोई छड़ ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की या लोहे की किसी भी धातु की छड़ ले लेते हैं हम, और उसके ऊपर समान दूरी पे हम मोम के टुकड़े चिपका देते हैं। मोम के टुकड़े चिपकाने के बाद जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, हम उस छड़ को सेट कर लेते हैं इस तरीके से कि मोमबत्ती के द्वारा उसको एक सिरे को गर्म किया जा सके। जैसा कि चित्र में आप देख भी सकते हैं, हमने ईंटों की मदद से छड़ को सेट कर लिया और मोमबत्ती जला के उसके एक सिरे को गर्म करना शुरू किया। आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे बच्चों? जो मोमबत्ती के सबसे निकट वाला मोम का टुकड़ा है, थोड़ी देर बाद वो पिघलकर नीचे गिर जाएगा। थोड़ी देर बाद उससे नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद उससे अगला टुकड़ा, और ऐसे कर करके सभी टुकड़े नीचे पिघल के गिर जाएंगे। इस क्रियाकलाप में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो चालन विधि द्वारा अगर किसी पदार्थ को
के एक सिरे को गर्म किया जाए तो चालन विधि द्वारा धीरे धीरे ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाती है और इसी विधि को हम चालन या कंडक्शन कहते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं प्राय उनमें चालन की प्रक्रिया द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों संवहन। बच्चों जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। फिर इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा? इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा संवहन की विधि द्वारा। जैसे हमने कंडक्शन या चालन सीखा, चालन के बारे में जाना क्रियाकलाप द्वारा, आइए संवहन को समझने के लिए भी एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम लेंगे एक गोल पैंदे का फ्लास्क जिसमें हमने एक थोड़ा सा उसमें जल 2/3 तक जल भर लिया, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। फिर हमने उसमें रखा पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी तली में रख दिया। पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों कुछ नहीं है, एक कलरिंग सब्सटेंस है, एक रंगीन पदार्थ है जो जल के कणों को रंग प्रदान करेगा। उसके बाद हमने उसके नीचे बर्नर सेट किया और उस जल को गर्म करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब जल गर्म होना शुरू होगा तो बच्चों आप देखेंगे नीचे जल के कण जो ज्वाला के द्वारा गर्म हो चुके हैं वह ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देंगे। और ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई कैसे देंगे? क्योंकि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ने उन कणों को रंगीन कर दिया है, तो आपको वो रंगीन कण ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, जबकि उस जगह को घेरने के लिए ऊपर से ठंडे कण नीचे की ओर आ जाएंगे। तो बच्चों हमने इसमें क्या देखा? जल के कण जो ऊष्मा प्राप्त कर चुके थे, गर्म हो चुके थे, वे ऊपर चले गए, जिनकी जगह ठंडे कणों ने ले ली। इस विधि को ही हम संवहन विधि कहते हैं। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण का वह तरीका है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के कणों की गति के द्वारा होता है। जैसा कि हमने क्रियाकलाप में भी देखा, जल के कण खुद ही स्वतः ही गति कर रहे हैं। इस विधि के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद गति करते हैं। द्रव में ऊष्मा अणुओं के प्रसार का कारण बनती है तथा जिससे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने से कारण यह अणु ऊपर उठने लगते हैं। तो बच्चों यह थी विधि संवहन जो जल में या द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। अब आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं जिसके द्वारा हम समझेंगे वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है? एक मोमबत्ती लेनी है, उसको जलाना है और उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों में से एक हाथ को हमें रखना है मोमबत्ती के ऊपर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और एक हाथ को रखना है मोमबत्ती के साइड में। इसमें बच्चों आपको एक सावधानी बरतनी है कि अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर ही रखें जिससे कि वह जले नहीं। थोड़ी देर बाद आप क्या अनुभव करेंगे बच्चों? जो हाथ आपके मोमबत्ती के ऊपर है वह गर्म या ऊष्मा अनुभव करेगा, गर्मी उसको लगने लगेगी। इससे बच्चों हमने क्या देखा कि संवहन द्वारा जो वायु के कण हैं वह ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होके ऊपर की ओर उठने लग गए, जैसा कि संवहन विधि बताती भी है। तो इसमें वायु के कण क्या कर रहे हैं? खुद गति कर रहे हैं ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। तो इस प्रकार वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप से समझा। जबकि जो साइड वाला हाथ था, जो मोमबत्ती के साइड में हमारा हाथ था, उसको ऐसी कोई भी गर्म अनुभव प्राप्त नहीं होगा जैसा कि ऊपर वाले हाथ को हुआ है। तो बच्चों ये था वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण। अब एक बहुत अच्छा संवहन का उदाहरण हम देखते हैं, समुद्र समीर और थल समीर, जो कि देखा जाता है तटीय क्षेत्रों में। अब तक बच्चों आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि जल हो या वायु हो, ऊष्मा प्राप्त कर उसके कण कहाँ उठते हैं? ऊपर की तरफ उठते हैं और ठंडे कण उसकी जगह घेरने के लिए उस जगह पे आने की कोशिश करते हैं या आ जाते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पे एक घूमते हुए चक्र वाले चित्र में देख पा रहे हैं। नीचे ज्वाला दिखाई गई है और कणों को इस प्रकार से चक्र पूरा होता हुआ दिखाया गया है, जिसमें जो कण गर्म होके ऊपर उठ रहे हैं और नीले रंग के कण जो ठंडे हैं वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ रहे हैं। इस प्रकार से गर्म और ठंडे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। यही प्रक्रिया होती है समुद्र समीर और थल समीर वाली प्रक्रम में भी, जो कि तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है। तटीय क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, समुद्र के तट पे जब दिन के समय सूरज की गर्मी पड़ती है तो दिन के समय समुद्र के जल की अपेक्षा जो थल है, स्थल है, ज़मीन है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो थल के ऊपर की वायु है बच्चों, वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, जबकि जो जल है, जल के ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण उसकी जगह घेरने के लिए थल की ओर ठंडी हवा बहने लगती है। समुद्र से थल की ओर जाने वाली इस ठंडी हवा को हम समुद्र समीर कहते हैं। वहीं रात्रि में इसका विपरीत होता है। रात्रि में थल की अपेक्षा जो समुद्र का जल है वह धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि जो थल है, ज़मीन है, वो ठंडी हो चुकी होती है। समुद्र के जल के ऊपर की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, तो थल के ऊपर की वायु जो ठंडी होती है उसकी जगह घेरने के लिए थल से समुद्र की ओर प्रवाह होने लगती है। इसे हम थल समीर कहते हैं। तो यह प्रक्रम तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है, जो कि एक संवहन का बहुत अच्छा प्राकृतिक उदाहरण है। अब पढ़ते हैं ऊष्मा स्थानांतरण का तीसरा तरीका, जो कि कहलाता है विकिरण या रेडिएशन। बच्चों, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन तथा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा क्यों है बच्चों? सोचो। क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चालन और संवहन में हमें माध्यम चाहिए होता है। चालन में ठोस वस्तु होती है, संवहन में जल, द्रव या वायु होती है। जबकि सूरज और हमारे बीच में, हमारे मतलब पृथ्वी के बीच में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता, वायु नहीं होती। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई भी गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित कर देता है। हमारा शरीर भी विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। तो ये था बच्चों विकिरण या रेडिएशन। उम्मीद है बच्चों आपको ऊष्मा के स्थानांतरण के तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार के बारे में। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है सर्दियों और गर्मियों में हम अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या हम सर्दियों में पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र हम गर्मियों में पहन सकते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार जैसे हम गर्मियों में पतले सूती वस्त्र पहनते हैं, क्या हम सर्दियों में भी वही पहने रह सकते हैं? नहीं, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। इसीलिए मौसम के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। सर्दियों में ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो हमें सर्दी से बचाएं और गर्मियों में ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिनमें हमें गर्मी ना लगे। सर्दी में हम गर्म या ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनने का कारण है उन ऊष्मा की कुचालक तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा बंद हो जाती है। हवा ऊन से भी अधिक ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए हमारे शरीर में पैदा होने वाली ऊष्मा अधिक मात्रा में बाहर नहीं निकल पाती और हमें ठंड नहीं लगती।
ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण भी शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए ऊनी कपड़े पहनने से गर्मी का एहसास होता है। वहीं गर्मियों में हम बच्चों सूती कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे और सूती कपड़े हमारे गर्मी के कारण आने वाले पसीने को भी सोख लें, जिससे हमें राहत का अनुभव हो सके। एक और बात, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग की वस्तुओं में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। इसीलिए हम मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। थैंक यू बच्चों। उम्मीद है आपको भाग 2 ऊष्मा का समझ में आया होगा। भाग 1 और 2 ऊष्मा के इस अध्याय को कवर करते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।